हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग हिस्टोरियोग्राफी के पार्ट 3 में वीडियो में देखने वाले हैं कि हम हिस्टोरियोग्राफी और हिस्ट्री के बारे में कैसे समझ सकते हैं। ठीक है। और इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में कि रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो पहला जो आता है वो डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च आता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड्स सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। मतलब यहाँ पे सर्वे और फैक्ट फाइंडिंग से रिलेटेड जितने होते हैं उसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। इसका जो पर्पस होता है, राज्य के जितने भी जो मामले होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन देना इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पर्पस होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें इन एनालिटिकल रिसर्च, ऑन दी अदर हैंड द रिसर्चर हैज़ टू यूज़ द फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज दिस टू मेक अ क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द मटेरियल। यानी कि यहाँ पे मौजूदा तथ्यों और जानकारियों के बिना पे उनको एनालाइज करना, उनका विश्लेषण करना और उनका इवैल्यूएशन करना, इस चीज़ को हम कहते हैं एनालिटिकल रिसर्च। फिर दूसरा आता है हमारा अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल। ठीक है। अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल ये क्या होता है? तो रिसर्च कैन आइदर बी अप्लाइड और एक्शन रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। Applied research aims at finding a solution for an immediate problem facing a society or an industrial business organization। यानी कि यहाँ पे जो है इमीडिएट प्रॉब्लम को फोकस कर देखते हुए यहाँ पे उसका सॉल्यूशन निकालना जाता है। जबकि फंडामेंटल रिसर्च जो है वो मेनली जो उसका मुद्दा है वो कंसर्न विद द जनरलाइजेशन एंड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। तो ये आपका हो गया अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च। फिर आता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट। यहाँ पे क्वांटिटी की बात आती है यानी उसके मेजरमेंट की बात आती है, जबकि क्वालिटेटिव में आता है आपका इज कंसर्न विद क्वालिटेटिव फिनोमिना, दैट इज फिनोमिना रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग क्वालिटी और काइंड। तो यहाँ पे क्वांटिटी के मेजरमेंट से रिलेटेड होता है और यहाँ पे क्वालिटी की बात की जाती है। फिर आता है आपका कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज दैट रिलेटेड टू सम abstract ideas or theories. It is generally used by philosophers and thinkers to develop new concepts. तो ये हो गया conceptual. Empirical research on the other hand relies on experience and observation alone, often without due regard for system and theory। यानी कि यहाँ पे जो थ्योरी और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको नज़रअंदाज करते हुए केवल एक्सपीरियंस और नज़रिए के बेसिस पे इसको बताया जाता है। उस पे जो बेस्ड होता है उसको हम कॉन्सेप्चुअल और एम्पिरिकल कहते हैं। ठीक। फिर इसके बाद आता है आपका सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से पहले आपको बताना चाहता हूँ कुछ एरिया ऑफ प्रपोज हिस्ट्री होते हैं। ठीक है। प्रपोज रिसर्च। तो इसमें क्या होता है कि प्रपोज्ड एरिया ऑफ रिसर्च इन हिस्ट्री कुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी कि एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न। ठीक है। और तो सिंस रिसर्चेज आर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ए वेरी स्पेसिफिक टॉपिक एक्सटेंसिव ट्रैवल कुड बी इंक्वायर्ड। तो यही चीज़ है कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे हम प्रपोज्ड रिसर्च कहते हैं। तो इन मुद्दों को लेकर जो इतिहास होता है, मतलब जो हमारा रिसर्च होता है उसको लेकर हमारा चलता है। फिर आता है बात यहाँ पे आपकी आती है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की। ठीक है। यहाँ पे आपकी बात आती है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की। तो अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में क्या क्या आते हैं? तो सबसे पहले आता है आपका डेटा कलेक्शन का।
तो डेटा कलेक्शन क्या होता है? तो डेटा कलेक्शन इज सिंपली नथिंग बट द process of collecting some data like bibliography, archives, manuscript और न्यूज़पेपर्स, रिकॉर्ड्स, इस तरह की जितने भी चीज़ें होती हैं इनको कलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। फिर आता है रिसर्च वर्सेस रिव्यू आर्टिकल्स। तो रिसर्च वर्सेस रिव्यू आर्टिकल्स में क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके जो और जितने भी ऑथर्स के आर्टिकल्स होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसको और इसको इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका और फिर रिसर्च क्या होता है? रिसर्च इज़ बेसिकली कि जो भी प्राइमरी सोर्सेज आपके रहते हैं, जो भी आपके लाइक आर्काइव्स होते हैं या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं या मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं, तो इनमें ही क्या होता है इसको इसके ऊपर रिसर्च कर इसके ऊपर जो छानबीन की जाती है उससे हम रिसर्च करते हैं। फिर आता है प्राइमरी सोर्सेज की बात। तो प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्सेज इज एन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट द रॉ मटेरियल और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, यानी कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो होता है वो प्राइमरी सोर्सेज होता है। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं? जो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन होते हैं वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी सोर्सेज समथिंग रिटन अबाउट अ प्राइमरी सोर्सेज, और यहाँ पे इंटरप्रिटेशंस हो गए, कमेंट्स हो गए या डिस्कशंस हो गए ओरिजिनल मैटर का, तो इसको हम सेकेंडरी सोर्सेज में काउंट करते हैं। फिर ओरिजिनल एंड ट्रांजिट सोर्सेज, ये क्या होता है? तो इन रिसर्च ओरिजिनल sources include those sources which are directly related with historical problems. On the other hand, transit sources are also related with the historical fact, but there is a small difference in original in transit sources. That is, transit sources are derived from original sources, यानी कि ये जो है ओरिजिनल सोर्सेज से डिराइव होते हैं, जबकि ये आपके जो होते हैं हिस्टोरिकल प्रॉब्लम से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। फिर हिस्ट्री एज अ सोशल साइंस, ये मैंने आपको पहले बताया कि हिस्ट्री जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सोशल साइंस के मुद्दा है। तो डेटा इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड एट वन प्लेस एंड क्लासिफाइड इनटू ग्रुप। सोशल साइंस इंक्लूड एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, सोशियोलॉजी एसेक्ट। तो ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं। तो हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होते हैं वो सोशल साइंस में कवर हो जाते हैं, और ये हिस्ट्री जो है इन सभी से जुड़े हुए मुद्दों को कवर करता है, और इसलिए इस इनसे जुड़े सोर्सेज भी इसमें काउंट होके जाते हैं। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री एज एन आर्ट और साइंस। तो अगर बात करें तो हिस्ट्री बिगेन एज एन आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इन द फॉर्म ऑफ ओरल हिस्ट्रीज। ग्रीक रोट डाउन स्टोरी ऑफ कंटेम्प्रेरी इवेंट्स फॉर द पोस्टेरिटी। शुरुआत में तो ये एक मतलब कहानी कहने की कला के रूप में विकसित हुई थी, जबकि बाद में जो यवन लोग थे उन्होंने पहली बार इतिहास लिखना शुरू किया था। इसमें ये बात आती है कि हेरोडोटस जो है वो फादर ऑफ हिस्ट्री कंसीडर किया जाता है, और उसी ने इतिहास लेखन के जो परंपरा है उसी ने शुरू की थी। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊंगा अगले कुछ स्लाइड्स में। फिर आता है हिस्ट्री एज अ साइंस। तो हिस्ट्री एज अ साइंस के क्या है कि यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन इज डन थ्रू साइंटिफिक रीजनिंग एंड रैशनल थिंकिंग ऑफ द हिस्टोरिकल फैक्ट। सबसे पहला ये है। दूसरा है इट डज इंक्वायरी आफ्टर ट्रूथ। दूसरा और तीसरा ये है कि हिस्ट्री परस्यू इट्स ओन टेक्निक टू इस्टेब्लिश एंड इंटरप्रेट फैक्ट्स लाइक अदर साइंस। It uses methods of inquiries like observation, classification, experiment, and formulation of hypotheses and analysis of evidence before interpreting and restructuring of the past। तो मतलब जितने भी फैक्ट्स रहते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स उनको साइंस के पैमाने पे इसको परखा जाता है
और उसी साइंस की उस बिना पे इसलिए इसको हिस्ट्री एज अ साइंस भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये साइंटिफिक टेक्निक को वो मानता है। फिर आता है हिस्ट्री एज एन आर्ट। तो हिस्ट्री एज एन आर्ट क्या है? तो रिकमैन एक स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि हिस्ट्री डील्स विद द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ईच ऑफ देम यूनिक, एंड साइंस इज कंसर्न विथ रूटीन अपीयरेंसेस ऑफ थिंग्स एंड एम्स एट जनरलाइजेशन। तो मतलब इनका ये मानना है कि देखिए हिस्ट्री जो होता है वो घटनाओं के सीक्वेंस को फॉलो करता है, और हर एक घटनाएं जो होती हैं यहाँ पे यूनिक होती हैं, जबकि साइंस जो है वो उसमें रिपीटेशन होता है, एक रूटीन जो उसका चीज़ें होती हैं, रूटीन प्रोसेस उसको फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पे जनरलाइजेशन की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर आता है नियो प्रोग्रेसिव सॉ हिस्ट्री एज अ साइंस। तो जो नियो प्रोग्रेसिव जो थे उन्होंने हिस्ट्री एज अ साइंस को कंसीडर किया है। तो ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद आता है कॉजेशन एंड इमेजिनेशन ऑफ हिस्ट्री। कॉजेशन क्या होता है? तो कॉजेशन प्रोवाइड्स अ कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पास्ट, अ स्टडी ऑफ, मतलब कॉजेशन हम कह सकते हैं कि जो कि पास्ट में जो भी घटनाएं हुई हैं उनका एक बढ़िया तरीके से जो एक्सप्लेनेशन देता है, एक सही और लॉजिकल तरीके से जो एक्सप्लेनेशन देता है उसे हम कॉजेशन कहते हैं। और इमेजिनेशन क्या होता है? इमेजिनेशन हेल्प्स टू रिक्रिएट व्हाट हैपेंस एंड इन्फर व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। तो ये यहाँ पे इमेजिनेशन इज जस्ट सिंपली टू रिक्रिएट द सीन। मतलब ऐसे आप समझिए कि जैसे कोई सीन आपको रिक्रिएट करना है तो उसके लिए आपको इमेजिनेशन का होता है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को एनालाइज करके उसको इमेजिन करके और फिर उससे ये इन्फर किया जाता है कि पहले क्या हुआ होगा। तो ये आपका हो गया कॉजेशन ऑफ एंड इमेजिनेशन ऑफ हिस्ट्री। फिर हम डिफरेंट ट्रेंड्स इन हिस्टोरियोग्राफी में देखते हैं, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में खासकर। तो ट्रेंड्स इन इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में सबसे पहले आता है ओरिएंटलिस्ट स्कूल। तो ओरिएंटलिस्ट स्कूल के बारे में सबसे पहली बात यह है कि ये आइडिया ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ऊपर बात करता है। यहाँ पे ये लोग मानते हैं कि इंडिया जो है वो कोई इंडिया में कोई यूनिटी थी ही नहीं, ठीक है। और अंग्रेज जो आए थे उन्होंने इंडिया को एक यूनिफाइड कंट्री बनाया। उन्होंने ये भी विचार प्रसारित किया कि जो उसकी जो उनसे आने के पहले जितनी भी सदियाँ थी वो एक डार्क सेंचुरी थी और पूरे क्योस की सिचुएशन बनी हुई थी। फिर अकॉर्डिंग टू देम इंडिया वॉज ए स्टैग्नेंट सोसाइटी एंड डेवलपमेंट टुक प्लेस इन ब्रिटिश रिजाइम। तो इनके हिसाब से ये था कि इंडिया की जो सोसाइटी थी वो स्टैग्नेंट पोजीशन में थी और विकास इनके आने से ही शुरू हुआ है। तो ये थे ओरिएंटलिस्ट स्कूल। फिर दूसरे आते हैं नेशनलिस्ट स्कूल। नेशनलिस्ट स्कूल जो है दे वर अगेंस्ट द बायस ऑफ कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। तो ये सब इनके खिलाफ थे और इट अरोज एज अ डिज़ायर फॉर सर्च ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। ये मतलब एक राष्ट्रीय पहचान के लिए, एक अपनी खोज के लिए अपने इस हिस्टोरियोग्राफी का जन्म होता है। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे इंडिया का जो पास्ट है, इंडिया का जो अतीत है उसको ग्लोरीफाई करने का इन्होंने काम किया था। इसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम आता है आरसी मजूमदार का, ठीक है। फिर आता है यूटिलिटेरियन स्कूल। तो यूटिलिटेरियन स्कूल क्या होता था कि इट बिलीव दैट पावर इन हैंड्स ऑफ रूलर मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। तो जितने भी वो थे जितने भी शासक होते हैं उनकी जो काम होती है वो समाज के भले के लिए ही होने चाहिए, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। और इस थ्योरी को इनिशिएट किए थे आपके जेरेमी बेंथम ने। जेरेमी बेंथम ने इस थ्योरी को इनिशिएट किया था।
और इसके अलावा दूसरा नाम आता है जेम्स मिल का। तो ये दोनों नाम यूटिलिटेरियन फिलॉसफी से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये आपके यूटिलिटेरियन। फिर यहाँ पे आता है आपका मार्क्सिस्ट स्कूल। तो मार्क्सिस्ट स्कूल के बारे में बात करूँ तो ये एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरियोग्राफी है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप को स्टडी करने का एक स्कूल होता है, जहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट को भी मद्देनज़र रखा जाता है। ठीक है, ये जो आइडियोलॉजी, ये जो फिलॉसफी है, इसको कार्ल मार्क्स ने लाया था। ठीक है, इस आइडियोलॉजी के बारे में कार्ल मार्क्स ने इसको बढ़ाया था। और ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं हिस्ट्री, इट इज़ काइंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ कॉमन पीपल। फिर आता है सबाल्टर्न स्कूल। तो इट इज़ अ पीपल हिस्ट्री प्लेसिंग कॉमन पीपल एट द सेंटर, इट इज़ कॉल्ड ग्रास रूट हिस्ट्री। ठीक है, तो ये तो सबाल्टर्न स्कूल की हिस्ट्री हो गई। इसके बारे में और बात करें तो 1960 में सबसे पहले रॉडनी हिल्टन और रॉडनी हिल्टन, ईपी थॉम्सन, एरिक हॉब्सबॉर्न, जॉर्ज रूड, सोबोल नाम के इतिहासकारों ने इसे डेवलप किया था। और जैसा कि मैंने बताया, इसे ग्रास रूट हिस्ट्री भी कहा जाता है। वैसे सबाल्टर्न शब्द का सबसे पहला जो क्वाइन है, मतलब सबाल्टर्न शब्द को सबसे पहले यूज़ किया था एंटोनियो ग्राम्स्की ने, और भारत में इसे प्रोपगेट किया था रणजीत गुहा ने। और इसके अलावा ज्ञानेंद्र पांडे और शाहिद अमीन भी सबाल्टर्न स्कूल से काफ़ी ज़्यादा वो थे, जुड़े हुए थे। दे बिलीव दैट द सोसाइटी एग्जिस्ट इन टू सेक्शन, दैट इलाइटिस्ट एंड सबाल्टर्न। यानी कि इनका मानना यह है कि जो समाज है वो दो तबकों में बटा हुआ है। पहला है आपका इलाइटिस्ट, यानी कि आप समझ सकते हैं अभिजात वर्ग, और दूसरा है सबाल्टर्न यानी कि निम्न वर्ग, या जिसे हम कहते हैं सर्वहारा वर्ग। It focused on subjugated class like peasants, tribals, oppressed women, workers and marginalized section of society। तो ये जो है गरीब तबकों के बारे में, और जैसे कृषक हो गए, मजदूर हो गए, आदिवासी हो गए, महिलाएं हो गई, कामगार हो गए, तो इन सभी वर्गों के ऊपर इनका फोकस रहता है। तो ये हो गया आपके सबाल्टर्न स्कूल। फिर इसके बाद आता है हिस्ट्री राइटिंग के बारे में। तो हिस्ट्री राइटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है इसमें ग्रीस हिस्टोरियोग्राफी। तो ये जो है सबसे पहले यहाँ पे इतिहास लिखने की परंपरा डेवलप होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हेरोडोटस जो है यहाँ पे मेडिटेरेनियन कल्चर के बारे में अच्छा खासा इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे हमें नाम देखने को मिलते हैं, जैसे हिप्पिलस ऑफ एलिस, मिलेनेसियस ऑफ लर्बोस, थियोसाइडस, टॉलेमी, पॉलीबियम। ये सब आपके ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी के बहुत ही मशहूर माने जाते हैं। फिर रोमन हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं। तो रोमन हिस्टोरियोग्राफी में जो है पहले तो शुरुआत में इन्होंने ग्रीक लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था, फिर बाद में इन्होंने लैटिन भाषा का इस्तेमाल किया। इसमें जो है आपके स्ट्रैबो, लिवी, प्लूटार्क, नेटोनस और टैसिटस नाम कुछ प्रमुख इतिहासकार रहे हैं जो इनसे जुड़े हैं। फिर आता है चर्च हिस्ट्री, यानी कि चर्च का इतिहास। तो चर्च का जो इतिहास है वो मेनली आपका बेस्ड रहता है ल्यूक एक्ट से था, और ये इसमें जो मेन रोल था वो बाइबल का था, और बाइबल से ही क्रिश्चियन हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत होती है। फिर इसके बाद आता है रैंकियन हिस्टोरियोग्राफी। तो इसे लियोपोल्ड वॉन रैंकी ने इसे शुरू किया था, और यहाँ पे आर्काइवल रिसर्च और एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा फोकस किया, यानी कि जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और आर्काइव्स थे उनके ऊपर
उनको स्टडी करने का इससे जुड़ा हुआ था। फिर आता है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो था वो मार्क्सिज्म के जो प्रमुख तत्व हैं उनसे ज़्यादा प्रभावित था। फ्रेडरिक एंगल्स और R.H. टॉने ये सब कुछ प्रमुख मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी से जुड़े हुए इतिहासकार रहे हैं। ठीक है, अगर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के बारे में कुछ और बताऊं मैं, तो ये नॉट अ साइंस और फिलोसफी बट अ क्रिटिकल एंड प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सोसाइटी। यानी कि ये कोई साइंस या फिलॉसफी, विज्ञान और फिलॉसफी दर्शन नहीं है, जब बल्कि ये जो ज़िंदगी में होने वाली जो मुश्किलात होती हैं उनका एक प्रैक्टिकल एनालिसिस होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी को कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को स्कैन करता है। और तीसरा है, ये एक ऑब्जेक्टिविस्ट नेशनलिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये एक चीज़ हो गई। तो ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी से जुड़ी हुई चीज़ें। इसके अलावा और कुछ बताएं तो साइक्लिकल थ्योरी ऑफ हिस्ट्री में चलती रहती है। साइक्लिकल थ्योरी क्या होती है कि साइक्लिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री एक्सप्लेन द फ्लक्चुएशन ऑफ पॉलिटिक्स थ्रू आउट द अमेरिकन हिस्ट्री। तो ये अमेरिकन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और इससे जुड़े हुए जो लोग थे वो ओसवाल्ड स्पेंगलर थे। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये डिक्लाइन ऑफ वेस्ट नाम की इन्होंने एक किताब लिखी थी। तो ये थे। फिर इसके बाद ज़्यादा तो कुछ बचा नहीं है। ये हमारा हिस्टोरियोग्राफी का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। हम अगले वीडियो में इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।